नमस्कार दोस्तों, पीएल टेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 23 दिसंबर 2018 का द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं और इस प्रश्न पत्र के हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले वीडियो प्रीवियस ईयर के 4 क्वेश्चन पेपर आपके सॉल्व करा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के गद्यांश से। पहला गद्यांश दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता है आपका विषय है और इस विषय से आपके जो हैं 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों तो यहाँ पे नीचे पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होते। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वहीं उनमें फल भी लगाती है। तो दोस्तों ये आपका रहा पैराग्राफ से संबंधित नीचे प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किससे रहित राज्य किस काम का? पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रियजनों से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, जगत का अर्थ है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है गद्यांश के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार जगत शब्द का अर्थ संसार है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निष्फल का आशय है। तो निष्फल का आशय बताना है दोस्तों आपको। तो प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार निष्फल से है, निष्फल का आशय व्यर्थ से है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, निष्फल का आशय व्यर्थ, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का आशय का अर्थ है। आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवन को सुखमय बनाना। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार सुख के खेतों का हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ जीवन को सुखमय बनाना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में दीर्घ स्वर है। तो आपको दोस्तों बताना है इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़ी ई दीर्घ स्वर है। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ो ऊ ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, जबकि आ, ई, ऊ और री ह्रस्व स्वर हैं और ए, आए, ओ, औ संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आपको बताना है अंतःस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाह जो है अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। यारा लावा अंतःस्थ व्यंजन है, शाखा साहा ऊष्म व्यंजन है और गा एवं जा स्पर्श व्यंजन है। ध्यान रखिएगा, गा और जा जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गा इसका राइट आंसर है। गा अल्प प्राण व्यंजन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं।
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतःस्थ यार अलावा व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, जा। जा घोष वर्ण है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से आपको विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ओष्ठ वर्ण, डी राइट आंसर हो जाएगा। ऊ जो है ओष्ठ वर्ण है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि ओष्ठ वर्ण होते क्या हैं, तो दोनों ओष्ठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे छोटो ऊ, बड़ो ऊ, पावर पूरा आ जाता है, पाफा बाभा माँ, और छोटा और बड़ा ये कंठ वर्ण है, और छोटी और बड़ी तालव्य वर्ण है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्न में योगरूढ़ शब्द है। तो आपको योगरूढ़ शब्द का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलज। जलज योगरूढ़ शब्द है दोस्तों। जलज बराबर होता है जल प्लस जा, का अर्थ है जल से, यानी कि जल में उत्पन्न, किंतु इससे कमल का अर्थ लिया जाएगा। हम कह सकते हैं कि जलज शब्द का जो योग रूढ़ है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योग रूढ़ कहे जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों आपको बताना है महोत्सव का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महा प्लस उत्सव बराबर होता है महोत्सव। और इसमें गुण स्वर संधि है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बैलगाड़ी में समास है। तो बैलगाड़ी में आपको समास बताना है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हो जाएगा। तो बैलगाड़ी का समास विग्रह यदि आप करते हैं तो बैल से चलने वाली गाड़ी, इसमें करण तत्पुरुष समास है और इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, आगमन में उपसर्ग है। तो दोस्तों आपको बताना है आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आगमन में बड़ा आ उपसर्ग है, और बड़ा आ उपसर्ग का अर्थ होता है सीमा और समेत, कमी या विपरीत। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़ा आ आगमन में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, रसोईया में प्रत्यय है। रसोईया में आपको प्रत्यय बताना है। जो प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे प्रयोग होते हैं, शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो आपको इसमें से चयन करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रसोईया में ईया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ईया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा शब्द तत्सम के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्र शब्द तत्सम है जिसका तद्भव खेत होता है दोस्तों। तो क्षेत्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। और यहाँ पे आपका जो है गाय दिया हुआ है, गधा और घर, ये सभी जो हैं तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव शब्द का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जीव शब्द तद्भव है जिसका तत्सम जिह्वा होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है। तो देशज शब्द का चयन करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कटोरा शब्द देशज है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कटोरा शब्द देशज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी शब्द का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टिकट। टिकट शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यह शब्द विदेशी है दोस्तों। मयूर शब्द तत्सम है, यहाँ पे मयूर दिया गया ऑप्शन सी में, ये आपका जो है तत्सम है और जिसका तद्भव मोर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सभा। सभा यहाँ पे संज्ञा शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उससे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में सर्वनाम शब्द हैं। तो सर्वनाम शब्द का चयन करना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन। कौन सर्वनाम शब्द है। किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये सभी जो हैं 11 सर्वनाम हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में विशेषण शब्द है। तो विशेषण शब्द का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उचित। उचित शब्द विशेषण है। यह गुणवाचक विशेषण है। जिस शब्द से संज्ञा की गुण, दशा, स्वभाव आदि का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गिराना। गिराना प्रेरणार्थक क्रिया है। और प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं? जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में अव्यय है। तो अव्यय शब्द का चयन करना है आपको। तो निम्न में अव्यय आपको बताना है कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक शब्द जो है अव्यय है। और अव्यय क्या होते हैं? ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, ये सभी जो हैं अव्यय शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पक्षी की पर्यायवाची है। तो पक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहग। बिहग जो है पक्षी का पर्यायवाची है। और पक्षी के अन्य पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो खग होता है, पखेरु होता है, परिंदा होता है और अंडज होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जटिल का विलोम होगा। तो जटिल का विलोम आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरल। जटिल का विलोम सरल होता है। और कुटिल का भी विलोम सरल होता है, ध्यान रखिएगा। कुटिल ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका भी विलोम सरल ही होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जो दे योग्य है के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों आपको बताना है जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे हो जाएगा। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द दे है। जो गाने योग्य है के लिए एक शब्द गे होता है। जो पीने योग्य है के लिए एक शब्द पे होता है, गे, पे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दिन, देन शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिवस और गरीब। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दिन, दिन शब्द का सही अर्थ दिवस और गरीब है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है। तो अनेकार्थक शब्द का चयन करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अंबर।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अंबर शब्द अनेकार्थक है और अंबर के अर्थ हैं वस्त्र, आकाश, कपास, मेघ, ये अंबर के अर्थ हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी परीक्षा। इस प्रकार से लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, परीक्षा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रमाणिक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है जिसका शुद्ध रूप बनता है प्रमाणिक, प्रमाणिक, इस तरह से बनेगा दोस्तों शुद्ध शब्द। तो ध्यान रखिएगा, प्रमाणिक होता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो अधिकरण कारक का परसर्ग बताना है दोस्तों आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक का परसर्ग में पर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षेत्र जो है पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्षमा, घटना और रीति स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्षमा, घटना और रीति ये सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ये स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गरिमा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दुख, लेख और स्पर्श पुल्लिंग शब्द हैं। दुख, लेख, स्पर्श ये सभी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दर्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। तो भूतकाल का उदाहरण आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, राम घर गया था। ये भूतकाल का उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में भाववाच्य है। तो भाववाच्य बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोहन से बैठा नहीं जाता। वाक्य में भाववाच्य है, क्रिया का वह रूपांतरण जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो वहाँ भाववाच्य कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मोहन से बैठा नहीं जाता भाववाच्य वाक्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य का चयन करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है दोस्तों। और मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो तथा जो आपस में की, जो, क्यों, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर आदि, तो, अद्यप, तथापि आदि से जुड़े हों उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे क्योंकि ये सिलेबस में आपको दिया गया है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैंने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न चिन्ह में कौन सा है? प्रश्न चिन्ह कौन सा है आपको बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी से बन जाएगा दोस्तों, बहुत सिंपल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपको बताना है दोस्तों, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों,
आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है अचानक आफत का आ पड़ना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। तो आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा पैरों पर खड़ा होना होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पैरों पर खड़ा होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पांचों उंगलियां घी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लाभ ही लाभ का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। तो मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, व्याख्या अनुवाद कहलाता है। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद व्याख्या अनुवाद कहलाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। तो आपको बताना है दोस्तों ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी में शामिल उपभाषाएं जो हैं दोस्तों ब्रज है, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और राजस्थानी। पूर्वी हिंदी में शामिल उपभाषाएं हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। तो आपको इसका सटीक हिंदी अनुवाद बताना है। तो अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद संशोधन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर है, संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सूरसागर के रचयिता कौन है। तो सूरसागर के रचयिता ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में रीत काल का कवि कौन है। तो रीत काल का कवि आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहारी रीत काल के कवि हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो उसने कहा था कहानी के लेखक इनमें से कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी किसका काव्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है। और इनके अन्य ग्रंथ हैं रसमर्थी है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, ये सभी जो हैं इनके काव्य हैं। और उर्वशी नाम से 1909 में जयशंकर प्रसाद जी का भी काव्य संग्रह है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।